Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. So today we will discuss a topic which is regarding preeclampsia, especially the causes of preeclampsia during pregnancy. So preeclampsia एक ऐसी कंडीशन है जो प्रेगनेंसी के दौरान पैथोलॉजिकली डेवलप होती है। तो ये जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी, उनकी रिक्वेस्ट थी कि इसके ऊपर हम अब डिस्कशन करें। तो उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम प्री एक्लाम्पसिया के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इन डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस। सो इफ यू हैव एनी डाउट और इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक as a gynecological student or as a third year student of any like MBBS, BMS or BUMS or BHMS students, so you can drop one message in comment box. So based on time permit we will discuss on that. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्री एक्लाम्पसिया के डेफिनेशन के बारे में, उसके इंसिडेंस के बारे में, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और उसके कॉजेस और रिस्क फैक्टर के बारे में। सो क्या है ये प्री एक्लाम्पसिया? सो मेनली प्री एक्लाम्पसिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपिंग हाइपरटेंशन। सो हाइपरटेंशन से वर्ड से आप सभी परिचित है। हाइपरटेंशन यानी कि जो हमारी वेस्कुलर सिस्टम है, ब्लड सिस्टम है, उसके जो वेजल्स है उसके अगेंस्ट में जो ब्लड का प्रेशर होता है, जो नॉर्मल रहता है, जो टेंशन है, जो 120 टू 80 रहता है, लेकिन जब वो उससे ज्यादा हो जाता है, दैट इज अराउंड 140/90 mm ऑफ Hg और मोर, तो उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। और प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन टू 140 टू 90 mm ऑफ Hg और मोर along with प्रोटीन यूरिया यानी कि जब यूरिन टेस्ट आप करवाते हो प्रेग्नेंट लेडी का, जिसका बीपी ज्यादा है, जिसको हाइपरटेंशन है और उसके यूरिन में जो प्रोटीन है वो 1+ से 4+ तक अगर प्रेजेंट है, कब? आफ्टर द 20th वीक इन अ प्रीवियसली नॉर्मोटेंसिव एंड नॉर्मोप्रोटीन्यूरिक वुमन, यानी कि 20th वीक कंप्लीट होने के बाद प्रेगनेंसी के अगर उस पर्टिकुलर लेडी को या प्रेग्नेंट लेडी को हाइपरटेंशन भी है और प्रोटीन यूरिया भी है, तो ऐसे कंडीशन को हम प्री एक्लाम्प्टिक वुमन ऐसे डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले वो नॉर्मोटेंसिव होनी चाहिए और नॉन प्रोटीन्यूरिक वुमन होनी चाहिए। अगर उसे पहले से हाइपरटेंशन है तो दैट इज एसेंशियल हाइपरटेंशन, दैट इज प्रेगनेंसी विथ हाइपरटेंशन, ऐसे हम डायग्नोस कर सकते हैं, बट उसे प्री एक्लाम्पसिया हम नहीं कह सकते। इसके अलावा जो डायग्नोस्टिक ट्रायो है प्री एक्लाम्पसिया का, उसमें और थर्ड पोर्शन है, दैट इज एडिमा। सो एडिमा डेफिनेशन में स्पेसिफिकली क्यों नहीं है, क्योंकि नॉर्मल एडिमा भी रहता है प्रेगनेंसी में। तो अगर वो एडिमा पैथोलॉजिकल है, यानी कि आप जो पीडल एडिमा आमतौर पे रहता है, अगर आप उसे प्रेस करोगे फिंगर से और उसमें अगर पिटिंग है, कुछ खड्डे जैसा पड़ जाता है, तो उसे आप पैथोलॉजिकल कह सकते हो। और उसके साथ साथ अगर पेशेंट रेस्ट करे, पैरों को एलिवेशन में रखे, लेकिन फिर भी अगर वो एडिमा रिड्यूस नहीं होता है, जैसे नॉर्मल एडिमा हो जाता है, तो उसे हम प्री एक्लाम्पसिया के ट्रायो में ऐड कर सकते हैं। सो आमतौर पे जैसे डेफिनेशन में बताया है, 20th वीक का जो उसका लिमिट है, उसके बाद ही इसे प्री एक्लाम्पसिया हम मानेंगे। लेकिन दो कंडीशन ऐसी है, एक है हाइडाटिडिफॉर्म मोल, दैट इज एबनॉर्मल प्रेगनेंसी कंडीशन, एंड अक्यूट पॉलीहाइड्रोमनियास। अक्यूट पॉलीहाइड्रोमनियास मींस सडनली जो लाइकर है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है, वो बढ़ जाता है क्वांटिटी में। आमतौर पे जो AFI है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, वो 15 अराउंड रहनी चाहिए, लेकिन अगर वो 20 से ज्यादा हो जाती है तो उसे पॉलीहाइड्रोमनिया हम कहेंगे। अगर अक्यूट है तो ऐसे केसेस में इवन 20th वीक कंप्लीट होने से पहले भी प्री एक्लाम्पसिया जो है वो डेवलप हो सकता है। उसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें, तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में पहला है हाइपरटेंशन, एज वी अंडरस्टूड इन डेफिनेशन, दैट इज राइज ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एटलीस्ट 140/90 mm ऑफ Hg, यानी कि 140/90 mm ऑफ Hg या उससे ज्यादा ब्लड प्रेशर है तो वो होगा हाइपरटेंशन ऑफ प्री एक्लाम्पसिया। देन एडिमा, एडिमा में डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पिटिंग एडिमा ओवर द एंकल्स आफ्टर 12 आवर ऑफ बेड रेस्ट। जैसे मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया कि अगर पेशेंट बेड रेस्ट भी करता है, लेग्स को एलिवेट भी रखता है, लेकिन फिर भी वो एडिमा रिड्यूस नहीं होता,
यानी कि उसकी टाइम लिमिट बताई है 12 आवर्स ऑफ बेड रेस्ट। और रैपिड गेन इन वेट, उसका जो पूरा बॉडी वेट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक स्पेसिफिक मेथड है वेट गेन की कि वीकली ½ kg ही गेन होना चाहिए। सो जहां पे रैपिड वेट गेन होता है विच इज मोर देन ½ kg पर वीक और मोर देन 2.2 kg पर मंथ in later months of pregnancy, that is after 5th month of pregnancy or in late second और third trimester, तो उसे हम प्री एक्लाम्शिया है पेशेंट को ऐसा डायग्नोस कर सकते हैं। और साथ में थर्ड कंडीशन है प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया इज द प्रेजेंस ऑफ टोटल प्रोटीन इन 24 आवर यूरिन ऑफ मोर देन 0.3 ग्राम ऑन at least 2 random clean catch urine samples tested more than or equal to 4 hours apart in the absence of urinary tract infection. So यहाँ पे क्या है बताना चाहते हैं ये कि पेशेंट को पहले तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना नहीं चाहिए, और 24 आवर के अंदर अंदर जब आप 4 घंटे के गैप में एटलीस्ट 2 बार जब यूरिन टेस्ट करते हो और उसमें रैंडम क्लीन कैच बताया है। रैंडम क्लीन कैच यानी कि कभी भी ऐसा नहीं है कि खाली पेट या मॉर्निंग का फर्स्ट यूरिन, नॉट लाइक दैट। पूरे दिन में कभी भी आप यूरिन सैंपल टेस्ट करो रेंडमली क्लीन कैच, यानी कि इनिशियली जो यूरिन फ्लो है उसे जाने देना है, लास्ट का भी यूरिन फ्लो नहीं लेना है, सेंटर बीच में जब जो यूरिन फ्लो होता है वो आपको कलेक्ट करना है। और अगर उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है 4 आवर अपार्ट विद इन 24 आवर, इसका मतलब पेशेंट को प्रोटीन यूरिया है। सो दीज 3 आर दी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर प्री एक्लाम्शिया: हाइपरटेंशन, एडिमा एंड प्रोटीन यूरिया। नेक्स्ट इज इंसिडेंस। तो प्राइमी ग्रेविडा यानी कि जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है उसे 10% चांस है। मल्टी ग्रेविडा यानी कि 2 से या 1 से ज्यादा प्रेगनेंसी है तो उसे 5% के चांसेस है। नेक्स्ट इज अबाउट रिस्क फैक्टर फॉर प्री एक्लाम्शिया। तो उसमें प्राइमी ग्रेविडा अगर यंग है और एल्डरली यानी कि बहुत यंग है, लेस देन 20 ईयर की एज है और उसे फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है, और मोर देन 35 की एज है और फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है, जिसमें वो फर्स्ट टाइम उसका कोरियोनिक विल्लाई से एक्सपोजर होता है। कोरियोनिक विल्लाई इट्स अ पार्ट ऑफ प्लेसेंटा जो अटैच होता है मैटरनल सिस्टम के साथ। फिर फैमिली हिस्ट्री अगर है हाइपरटेंशन की या प्री एक्लाम्शिया की, मदर को है या सिस्टर को है या क्लोज ब्लड रिलेटिव में से किसी को है अगर फैमिली हिस्ट्री में, तो हो सकता है। देन प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज लाइक हाइपर प्लेसेंटोसिस। सो हाइपर प्लेसेंटोसिस मीन्स प्लेसेंटा का लार्ज एरिया, यानी कि प्लेसेंटा जो है यूट्रस के लार्ज एरिया में जब फैली होती है तब जो है ये प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज में मतलब ऐसे केसेस में प्री एक्लाम्शिया हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि एक्सपोजर जो है कोरियोनिक विल्लाई के साथ वो एक्सेसिव रहता है। फॉर एग्जांपल मोलार प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा की साइज नॉर्मल से बड़ी होती है या 2 प्लेसेंटा हो सकती है, एंड डायबिटीज। देन प्लेसेंटल इस्चीमिया। प्लेसेंटल इस्चीमिया यानी कि जब प्लेसेंटा में इनफ क्वांटिटी में ब्लड जो है वो नहीं पहुंच पाता है, तो ऐसे केसेस में भी प्री एक्लाम्शिया डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर अगर किसी पेशेंट को ओबेसिटी है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो ये जो ओबेसिटी है उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। डायबिटीज है तो वो ये सभी कंडीशन कहीं ना कहीं प्लेसेंटल इस्चीमिया के साथ जुड़ी हुई होती है या एबनॉर्मल प्लेसेंटोसिस के साथ जुड़ी हुई होती है। दिस इज द रीजन कि वो इनडायरेक्टली प्री एक्लाम्शिया डेवलप कर सकती है। प्री एग्जिस्टिंग वेस्क्यूलर डिसीज। सो प्री एग्जिस्टिंग अगर पहले से ही कोई वेस्क्यूलर डिसीज है तो उसकी वजह से भी प्री एक्लाम्शिया हो सकता है, क्योंकि प्री एक्लाम्शिया में जो वेस्क्यूल वेजल्स है वो उसमें ही एबनॉर्मलिटी ज्यादा डेवलप होती है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। नेक्स्ट इज न्यू पैटर्निटी। न्यू पैटर्निटी मीन्स ये दिस इज लाइक कि एक पेशेंट है फीमेल, उसे एक बेबी जो है एक दूसरे फादर से है, सेकेंड बेबी
दूसरे फादर से है, या 2 बच्चे पहले फादर से है और थर्ड बेबी जो है अगेन न्यू फादर से है, अगर वहां पे ऐसी कंडीशन में अगर देर इज अ प्रेजेंस ऑफ fetal variants of HCAG from the other father, that is the antibody kind of reaction kind of thing, तो ऐसे केसेस में भी ये चीज डेवलप हो सकती है. Then thrombophilias, that this is again vascular disease and the clot or blood cells related disease की जिसमें पेशेंट को प्रॉपर सर्कुलेशन मेंटेन नहीं रहता है और डेवलप हो सकता है प्री एक्लैम्शिया. इटियोपैथोलॉजिकल फैक्टर की हम बात करें, एक्चुअल कॉजेस, तो फेलियर ऑफ ट्रोपोब्लास्ट इन्वेजन, दैट इज एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन. तो ट्रोपोब्लास्ट प्रॉपर्ली इन्वेड नहीं होते हैं मैटरनल सिस्टम में या यूटेराइन वॉल में, तो उससे प्री एक्लैम्शिया हो सकता है. वेस्क्यूलर एंडोथीलियल डैमेज, सो वेजल्स का जो इनर लेयर है एंडोथीलियम, अगर उसमें कोई डैमेज है. देन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर लाइक साइटोकाइनिन्स, इंटरल्यूकिन फैक्टर 6 और ट्यूमर नेक्रोसिंग फैक्टर यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं हम. देन इम्यूनोलॉजिकल इंटॉलरेंस बिटवीन मैटरनल एंड फीटल टिश्यूज, न्यू पैटर्निटी में कॉमनली ये प्रॉब्लम हो सकती है. कोएगुलेशन एबनॉर्मलिटी, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है, फॉर एग्जांपल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस. देन इंक्रीज्ड ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, कोई डैमेज की वजह से ये चीज जो है वो डेवलप हो सकती है, स्पेशली इन वेस्कुलर सिस्टम. Imbalance of angiogenic and anti-angiogenic protein. So the imbalance of pro-angiogenic and anti-angiogenic factor in circulation is thought to trigger the onset of preeclampsia by inducing microangiopathy in the organs, mainly the target organs like kidney हो गया, liver हो गया, brain हो गया. So इस तरीके से इम्बैलेंस डेवलप हो सकता है और प्री एक्लैम्शिया डेवलप हो सकता है. देन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स एंड डाइटरी डेफिशिएंसी और एक्सेस. सो जनरली क्या है, डाइटरी डेफिशिएंसी में एनीमिया हो सकता है और एक्सेस में जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस हो सकता है, जिसकी वजह से प्री एक्लैम्शिया जो है वो ट्रिगर हो सकता है. Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share this video amongst your friends. Thank you.